आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेडीके, जेआरई और जेबीएम के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जावा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आज हम समझेंगे कि जावा इंटरनली काम कैसे करता है। अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एज ए बिगनर या एज ए फ्रेशर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अगर कोई टॉपिक है तो है जेडीके, जेआरई और जेबीएम। ये आपको हर इंटरव्यू में ये एज ए बिगिनर पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम बिफोर जावा। अगर हम बात करें प्रॉब्लम बिफोर जावा, एक प्रॉब्लम समझते हैं। सपोज कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर विंडो के लिए बनाया, ठीक है। क्या वही सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्या लिनक्स पे चलेगा? हम बात कर रहे हैं बिफोर जावा की। तो आंसर होगा मे बी नहीं, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिफरेंट मशीन लैंग्वेज समझता है और उसका एक डिफरेंट अलग सिस्टम आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया जावा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया जावा। जावा की जो फेमस लाइन है वो है वोरा, वो है वोरा, वो है ओरा। मीन्स राइट वंस, रन एनी वेयर, ठीक है। इसका मतलब कि आप एक बार जावा प्रोग्राम लिखो और उसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करो। जैसे कि आप कोई कोड विंडो पे लिखो, उसको आप मैक पे भी रन कर सकते हो, उसको आप लिनक्स पे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कैसे कैसे सेम कोड हर जगह चल रहा है? तो यहीं इंटर होता है हमारा जेबीएम, जेआरई और जे और जेडीके, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक विजुअल डायग्राम से कि ये जीबीएम, जेआरई और जेडीके एक डायग्राम में दिखता कैसे है। तो देखो, जो हमारा विजुअल डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे टॉप होता है जेडीके, मतलब जेडीके के अंदर होगा जेआरई, जेआरई के अंदर होगा जेबीएम। या हम ये भी कह सकते हैं कि जेडीके के अंदर जेआरई और जेबीएम दोनों होते हैं और जेआरई के अंदर जेबीएम होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेबीएम की, ठीक है। जेबीएम जो होता है, जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल का मतलब, जो वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब एक इमेजिनरी मशीन जो जावा प्रोग्राम रन करती है। जेबीएम जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम फ्लो डायग्राम की बात करें, एक सिंपल फ्लो डायग्राम की, तो जो जावा कोड होता है हमारा, सबसे पहले जावा कोड जो कि सोर्स कोड भी होता है। ये जावा कोड क्या होता है, ये इसमें क्या कंपाइलर जो है, जावा कोड को कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है। बाइट कोड को जेबीएम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में, ठीक है। अब देखो, ये सिंपल सा एक फ्लो है जो हम कोड लिखते हैं, जावा कोड जो कि सोर्स कोड भी बोलते हैं। इसको कंपाइलर, कंपाइलर होता है वो होता है जावा सी, जावा में कंपाइलर होता है वो जावा सी होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जावा सी, ठीक है। जावा सी कंपाइलर हो, वो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड मीन्स बाइनरी, 0 या 1। इस बाइट कोड को जब कन्वर्ट होगा तो ये डॉट क्लास फाइल में हो जाता है। इस डॉट क्लास फाइल को या बाइट कोड को जेबीएम जो है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ठीक है। तब भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जेबीएम की। तो देखो, अगर जावा कोड की सबसे पहले हम बात करें तो ये वो होता है जो ह्यूमन रीड कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारी आईडीई है
मैंने यहाँ क्लास बना रखी है और मेन मेथड। मैंने यहाँ कोई कोड लिखा, लेट से मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। मैंने प्रिंट करा दिया, हेलो, ठीक है। तो ये जो कोड है हमारे, ये जो कोड है ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल है। इसी को हम बोलते हैं जावा कोड, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाइलेशन की। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। तो जो जावा कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, बाइट कोड में। मतलब कि जो हमारी क्लास जो होगी, सोर्स कोड की जो क्लास होती है वो होती है, लेट से मेरे क्लास का नाम मेन है, तो ये होती है मेन डॉट जावा फाइल में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड में, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ट होगी मेन डॉट, ये कन्वर्ट होगी आपकी मेन डॉट क्लास में या फिर बाइट कोड में। अभी हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं तो हम हटा सकते हैं बाइट कोड। और ये किसके थ्रू होगा, ये जो कन्वर्ट होगा ये होगा हमारा जावासी कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। ये हमारी सोर्स कोड है, ये जावासी कंपाइलर है, ये इस कोड को कन्वर्ट कर देगा मेन डॉट क्लास में या फिर बाइट कोड में। देखो जावा जो है ना वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। जो जावा है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। जावा पहले बाइट कोड जनरेट करता है, फिर बाइट कोड को जेबीएम जो है कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। फिर सवाल आता है कि फिर बाइट कोड क्या होता है, ठीक है। बाइट कोड जो है वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा याद रखना बाइट कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जावा कोड कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड, ठीक है। और बीच में होता है हमारा क्या, बाइट कोड। अब हम समझते हैं जेबीएम का इंटरनल वर्किंग। अगर हम बात करें जेबीएम के इंटरनल वर्किंग की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। जब जेबीएम के इंटरनल की बात करें तो जेबीएम स्टार्ट होता है कहाँ से, बाइट कोड के बाद। मतलब बाइट कोड को ये कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो यहाँ पे पहले हमारा होगा बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड के बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे होगी क्लास लोडर, ठीक है। क्लास लोडर के बाद जो होगा वो होगा आपका बाइट कोड वेरीफायर, ठीक। नेक्स्ट होगा आपका बाइट कोड वेरीफायर के बाद एग्जीक्यूशन इंजन, EXECUTION एग्जीक्यूशन इंजन। इस एग्जीक्यूशन इंजन में जो होगा हमारा वो इंटरप्रेटर, ठीक है, प्लस JITB होता है, जस्ट इन टाइम, ठीक। इसके बाद जो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, मशीन कोड में, मशीन कोड में। तो ये रहा हमारा जेबीएम का इंटरनल वर्किंग, जेबीएम काम कैसे करता है। अब देखो क्लास लोडर में क्या होता है, यहाँ तक तो हम समझ गए थे बाइट कोड तक। यहाँ से शुरू होता है जेबीएम का पहला स्टेप, क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है। जो हमारी डॉट क्लास फाइल आएगी यहाँ पे बाइट कोड पे, उसको ये क्लास लोडर जो है वो मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट होता है बाइट कोड वेरीफायर, अगला स्टेप। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, सिक्योरिटी चेक करता है कि कोई इलीगल कोड तो नहीं है, या फिर कोई मेमोरी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई एक्सेस इशू तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा इस वाले में होता है बाइट कोड वेरीफायर। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन से क्या होता है, यहीं से एक्चुअली कोड हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इसमें होता है फर्स्ट इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है। JIT क्या करता है, JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम।
ये क्या करता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड होता है ना, उसको डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है करके, और कैसे में स्टोर करता है। मतलब अगर आप लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो इंटरप्रेटर के थ्रू, वो इंटरप्रेटर करता है। मान लो कोई कोड रिपीट हो रहा है बार बार, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे प्रोसेस क्या होती है, स्लो हो जा रही है। इसीलिए यहाँ पे JIT आया। JIT क्या करता है, लेट्स से कि कोई भी यूज्ड कोड है, उसको क्या करता है, ये एक बार कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको कैसे मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, और ये जब भी कोई कोड आएगी जो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, वो सीधे वहीं से क्या करेगा, कॉल कर लेगा, मतलब ले लेगा, और हमें फिर दोबारा कोई कोड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हम इंटरप्रेटर में करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर और JIT की वर्किंग क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको डायग्राम में दिखाऊं, देखो ये तो रहा हमारा PPT जो हमने अभी देखा था, JDK, JRE और JVM का डायग्राम कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपर क्या है, JDK, उसके अंदर है JRE, उसके अंदर है JVM। अभी हम बात कर रहे हैं जावा वर्चुअल मशीन की। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है, सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ जावा कंपाइलर में, जैसा हमने अभी देखा। जावा कंपाइलर के थ्रू होता है बाइट कोड में कन्वर्ट। यहाँ से JVM शुरू होता है। देखो JVM स्टेप 1 क्लास लोड होती है, जो कि हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है बाइट कोड वेरीफायर। उसके बाद होता है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन का पार्ट होता है इंटरप्रेटर और JIT। आप यहाँ देखेंगे तो JIT को किया गया है कि फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड बाइट कोड जो होता है वो सैंक्शन और आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, और रीयूज भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो कैसे में स्टोर होता है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा JVM का इंटरनल वर्किंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है जावा मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब हम क्लास को लोड करते हैं, तो यहीं से क्या होता है, हमारी जो जावा की मेमोरी स्ट्रक्चर होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, वो इसके आगे होता है। तो हम देख लेते हैं क्या, इसको मैं हटा देता हूँ। हम नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जावा मेमोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है मेथड एरिया। मेथड एरिया, फिर जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है हीप मेमोरी। ठीक है, फिर होता है हमारा स्टैक मेमोरी। ठीक, फिर आता है हमारा PC रजिस्टर। ठीक है, और फिर होता है ये नेटिव मेथड, जो कि C या C++ के लिए होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। अब देखो, ये जावा का मेमोरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले होता है मेथड एरिया। मेथड एरिया में क्या होता है, जो क्लास का मेटा डेटा होता है, क्लास का जो मेटा डेटा होता है वो मेथड एरिया में स्टोर करता है। जैसे क्लास का नेम हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गए, मेथड इन्फो हो गया। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मान लो यहाँ पे क्लास और मैंने मेन मेथड बना रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक है, तो जो स्टैटिक वेरिएबल होंगे वो स्टोर होंगे हमारे मेथड एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जावा में, वो सब हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोड से दिखाऊं, अगर मान लो आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टूडेंट कर दिए। ठीक है, अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, मेन एम इक्वल टू न्यू मेन। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड।
इसमें क्या होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो स्टोर होगा हीप मेमोरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी में क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका लोकल वेरिएबल है, जैसे जैसे कि जैसे कि आपका मान लो यम, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल है वो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा दूँ, अगर मैं आपको एक डिक्लेयर कर दूं लोकल वेरिएबल, लेट्स से इंट एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, ये स्टोर हो जाएगा हमारा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीसी रजिस्टर की, ठीक है। पीसी रजिस्टर, जो पीसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। जब भी हमारा कोई करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, लेट से कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी करंट एग्जीक्यूशन में होगा, तो वो उसका एड्रेस स्टोर करता है। क्या करता है कि जो करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका एड्रेस ये इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नेटिव मेथड। ये क्या होता है, जनरली सी या सी प्लस प्लस के लिए जो होता है, तो हम इस पे इतना कोई कोई दिक्कत नहीं हमें, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में होता है हमारा गार्बेज कलेक्टर। इसमें हमारा होता है गार्बेज कलेक्टर। देखो गार्बेज कलेक्टर का जो काम होता है वो, देखो जावा में क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। जावा में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो इनको रिमूव कर देगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ होते हैं, हीप मेमोरी में। तो इतना ही काम है हमारा है गार्बेज कलेक्टर का, ठीक है। अब इसको अगर हम देख लें पीपीटी में तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अब ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जेबीएम आर्किटेक्चर की। तो देखो हमने क्या बताया, क्लास लोड होगी पहले, ठीक है, जो कि हमने देखा था। जब क्लास लोड हो गई उसके बाद हमने मेमोरीज एरिया देखा का, ठीक है। क्लास लोड होने के बाद सबसे पहले मेथड एरिया में क्या होता है, क्लास की मेटा डेटा और स्टैटिक फील्ड स्टोर होते हैं। फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, अगर उसको ऑब्जेक्ट मिला या इंस्टेंस वेरिएबल मिले तो वो जाएगा हीप मेमोरी में। अगर कोई मेथड फ्रेम या लोकल वेरिएबल मिला तो वो जाएगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। देखो जेबीएम क्या करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर के थ्रू हमारा कोड या हम बाइट कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। उसी के दौरान जो भी उसको डेटा, मेटा डेटा या ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो उसी के हिसाब से मेमोरी में स्टोर करता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इंजन, जो कि हम अभी देखे हैं क्या, इंटरप्रेटर और जे आई टी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जे आर ई। ये तो रहा हमारा जेबीएम का कंप्लीट आर्किटेक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं जे आर ई। जे आर ई जो होता है वो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जेआरई का फुल फॉर्म होता है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई का काम होता है वो जावा प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। इसका जो वर्किंग होता है वो होता है जावा प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। अब देखो जेआरई के अंदर होता है जेबीएम और कुछ लाइब्रेरीज भी होगी। देखो यहाँ पे देखो आपको जेआरई के अंदर क्या है, जेबीएम, इसके अंदर लाइब्रेरीज भी होती हैं जेआरई के अंदर, और उसकी रन टाइम फाइल्स भी होती है। तो अगर हम बात करें कि जेआरई क्या क्या कंटेन करता है, तो जेआरई कंटेन करता है आपका जेबीएम, ठीक है, लाइब्रेरीज और रन टाइम फाइल्स होती हैं। इसके अंदर एक बस जावा प्रोग्राम को रन करता है,
ठीक है, या उसको रन करने का इन्वायरमेंट देता है। ठीक है, आप सिर्फ इसमें जावा को रन कर सकते हैं, आप इसमें कोई डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेडीके की। ठीक है, जेडीके, जेडीके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है कि जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जनरली जेडीके जो होता है वो डेवलपर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, डेवलपर्स के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ होता है जो एज ए डेवलपर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चाहिए, लाइक कंपाइलर, जेडीके तो है, ये जेआरई, जेबीएम, जितने भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, डीबगर, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जेआरई भी होता है, इसके अंदर जेबीएम भी होता है, इसके अंदर कंपाइलर भी होता है जो कि क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, इसके अंदर डीबगर भी होता है, वो हर चीज जिसमें डेवलपमेंट टूल भी होता है। ठीक है, वो हर चीज जो हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चाहिए वो सब कहाँ होता है, जेडीके में होता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा जेडीके, जेआरई और जेबीएम। अगर इसको हम डायग्राम में भी देखें तो देखो, जेबीएम मेमोरी एरियाज अभी हमने देखा, हीप मेमोरी, मेथड एरिया, स्टैक और पीसी रजिस्टर। ठीक है, कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं वो आप देख सकते हैं, वो हमने बता दिया है। देखो जेआरई क्या कंटेन करता है, जेआरई जो है वो जेबीएम कंटेन करता है। ठीक है, जावा क्लास लाइब्रेरीज भी होती हैं और सपोर्टिंग फाइल्स भी होती हैं, या फिर रन टाइम फाइल, जो कि जितना उसको नीड है। ठीक है, ये हमने अभी लोगों ने देख चुका हूँ। नेक्स्ट हमने देखा जेडीके, जेडीके क्या क्या कंटेन करता है, जेबीएम, क्लास लाइब्रेरीज, सपोर्टिंग फाइल, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट टूल्स, ये सब जेडी का, ये सब जेडीके कंटेन करता है। ठीक है, अगर अगर हम एक बात करूं कंप्लीट फ्लो की, जो अब तक हमने देखा जेडीके, जेआरई और जेबीएम में। ठीक है, अगर हम कंप्लीट फ्लो की बात करें तो देखो, अगर हम कंप्लीट फ्लो की बात करें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, जिससे हम पहले क्या करते हैं, हम पहले हम कोड लिखे, राइट, कोड जो कि सोर्स कोड है या फिर ह्यूमन रीडेबल कोड होगा। ठीक है, इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल यूजिंग क्या, कंपाइलर जावा सी। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, क्या करता है, जनरेट बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड जो है वो यहाँ पे होती है जेबीएम, जेबीएम क्या करता है, क्लास लोड कर देता है, जेबीएम लोड क्लास। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बाइट कोड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है, जो कि हमें वेरीफाई करता है कि इलीगल कोड तो नहीं है या फिर एक्सेस इशू तो नहीं है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है और इसमें इंटरप्रेटर और जेआईटी भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारे कंसोल पे आउटपुट दिखता है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अगर जो उसको हम कंप्लीट फ्लो में डिनोट करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका जेडीके, जेआरई और जेबीएम अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो कंप्लीट फ्लो क्या है, हमने जो कोड लिखा आईडी में, सोर्स कोड जो कि ह्यूमन रीडेबल है, कंपाइलर उसको क्या करता है, जावा सी कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्लास यहाँ जेबीएम में लोड होती है, फिर बाइट कोड वेरीफायर करता है, फिर एग्जीक्यूशन इंजन स्टार्ट होती है, इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होती है और फिर हमारा कंसोल पे आउटपुट मिल जाता है।
ठीक है। आई होप कि आपको जेडीके, जेआरई और जेबीएम समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई और जेबीएम। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफरेंस। ठीक है, अगर पर्पज की बात करें तो जेबीएम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को और ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, यह भी हम लोगों ने देखा। जेआरई सिर्फ क्या करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है और जेडीके डेवलप एंड कंपाइल जावा प्रोग्राम को करता है। ठीक है, अगर जो जेबीएम की बात करें क्या कंटेन करता है, तो क्लास लोडर करता है, एग्जीक्यूशन इंजन होता है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, क्लास लोडर और एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, जेआरई में जो होता है वो जेबीएम की क्लासेस, लाइब्रेरीज और सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं। जेडीके में आपका जेआरई डेवलपमेंट टूल्स, कंपाइलर, डीबगर सब कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम में आपको फ्लो और आपको अगर मेमोरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो ये जेडीके, जेआरई का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और खुद से भी लिखें तो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।